हम बोर मॉडल की बात कर रहे हैं और यह परमाणु का अत्यंत सरल मॉडल है, जिसके अनुसार परमाणु के मध्य में नाभिक है जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये बस यहीं बैठे रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वह कोश या कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। यह चक्कर लगाने के साथ साथ अगर इसे कोई ऊर्जा मिले तो एक कोश से दूसरे कोश में कूद भी सकता है, मतलब जंप कर सकता है। तो ये जो डैश वाली रेखाएं हैं, ये यहाँ पर ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन रहा करते हैं। तो वृत्ताकार पथ बनाए बगैर अगर हमें ऊर्जा स्तर बनाने हैं तो हम कुछ इस तरह से ऊर्जा स्तरों को प्रदर्शित कर सकते हैं। मान लेते हैं अपने परमाणु में जो ऊर्जा स्तर है उनमें ऊर्जाएं 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरह से कुछ ऊर्जा स्तर यहाँ पर बनाए गए हैं। तो अपने परमाणु के पास 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊर्जा स्तर है। इलेक्ट्रॉन इन ऊर्जा स्तर पर हो सकते हैं। इनके बीच में कहीं पर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। सिर्फ यही ऊर्जा स्तर जो बनाए गए हैं, यही अनुमत ऊर्जा स्तर है। इनके मध्य में कोई ऊर्जा स्तर अनुमत नहीं है, बीच में इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं हो सकता है। तो मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले ऊर्जा स्तर पर है। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के न्यूनतम ऊर्जा स्तर को मूल अवस्था या तलस्थ अवस्था कहा करते हैं। तो अपना इलेक्ट्रॉन तलस्थ अवस्था से किसी उच्च ऊर्जा स्तर में कैसे जा सकता है? तो इसे ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसे प्रकाश देना होगा, प्रकाश के रूप में इसे ऊर्जा मिलेगी, तो यह उपयुक्त ऊर्जा का फोटोन अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाएगा। मतलब यदि इसे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा वाला फोटोन दिया जाए तो फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और फोटोन की ऊर्जा को अवशोषित करके यह इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में कूद जाएगा। यहां पहुंच जाएगा यह इलेक्ट्रॉन। अगर इसको हम प्रथम ऊर्जा स्तर मान लें तो इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले फोटोन को अवशोषित करके द्वितीय ऊर्जा स्तर में पहुंच जाएगा। तलस्थ अवस्था के बाद वाले प्रथम ऊर्जा स्तर को हम प्रथम उत्तेजित अवस्था कहा करते हैं। तो यह जो अवस्था है इसे हम प्रथम उत्तेजित अवस्था कहते हैं, या हम इसे द्वितीय ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंचता है, यह यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रुकता, यह वापस निम्न ऊर्जा स्तर पर संक्रमण करता है। और जब यह निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है और मूल अवस्था में आता है, उस दौरान यह एक फोटोन उत्सर्जित करता है। फोटोन की ऊर्जा इन दोनों ऊर्जा स्तर की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होगी। मतलब यह 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा वाला फोटोन उत्सर्जित करेगा। यह जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को एक एक करके जंप करना है। यदि इलेक्ट्रॉन को 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा फोटोन के रूप में दी जाए तो यह इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था से सीधे तृतीय ऊर्जा स्तर में पहुंच जाएगा। अब क्योंकि तृतीय ऊर्जा स्तर जो है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला जो यह ऊर्जा स्तर है, यह एक उच्च ऊर्जा स्तर है। अब इलेक्ट्रॉन वापस नीचे आने की कोशिश करेगा। यह अलग अलग रूप से नीचे आ सकता है, या तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा उत्सर्जित करके यह सीधे मूल अवस्था में आ जाए, या फिर पहले 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन उत्सर्जित करें और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले ऊर्जा स्तर में आए और फिर यहां से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन उत्सर्जित करके मूल अवस्था में आ जाए। तो इलेक्ट्रॉन कभी एक ही बार में बहुत से ऊर्जा स्तर पार कर सकता है, या फिर एक एक करके ऊर्जा स्तर को पार कर सकता है और नीचे मूल अवस्था में आ सकता है। यदि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था में है और हमने एक 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटोन के माध्यम से इसे ऊर्जा दी, तो यह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण नहीं करेगा, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला ऊर्जा स्तर अनुमत नहीं है। यहां पर कहीं पर भी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा स्तर नहीं है, तो यह फोटोन परमाणु से सीधा निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन फोटोन को अवशोषित नहीं कर पाएगा। तो ध्यान रखें,
इलेक्ट्रॉन या तो फोटोन की सारी ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है या फिर कोई भी ऊर्जा अवशोषित नहीं करता है। यह फोटोन की कुल ऊर्जा का कोई अंश अवशोषित नहीं करता, जबकि पूरी की पूरी ऊर्जा को अवशोषित करता है। तो अब हम सभी संभावित फोटोन जो कि मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन अवशोषित कर सकता है, उनकी ऊर्जाएं पता कर सकते हैं। आप यहां से देख सकते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन को अवशोषित कर सकता है, यह 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन को अवशोषित कर सकता है और यह 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन को भी अवशोषित कर सकता है, लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन को अवशोषित नहीं करेगा। यदि इलेक्ट्रॉन द्वितीय ऊर्जा स्तर या प्रथम उत्तेजित अवस्था में है, तो यह 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन को अवशोषित कर सकता है या फिर यह 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन को अवशोषित कर सकता है। फोटोन की जो ऊर्जा रहेगी वह ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा के अंतर के बराबर होगी। जैसे यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों के बीच में अंतर कितना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अंतर है। कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊर्जा स्तर पर है, अगर हमने उसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन दिया तो वह उसे अवशोषित करके ऊपर वाले ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। अगर हम इसे 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन देंगे तो इस फोटोन को यह अवशोषित नहीं कर पाएगा। 6.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन दें, इसे भी अवशोषित नहीं कर पाएगा। ये सारे फोटोन सीधे निकल जाएंगे। तो यदि हम प्रकाश जिसमें कि सारी संभावित तरंगदैर्घ्य होती है एक गैस पर डालते हैं जिसमें बहुत से परमाणु उपस्थित होते हैं, कुछ तरंगदैर्घ्य अवशोषित हो जाती है और कुछ बाहर निकल जाती है। गायब तरंगदैर्घ्य या गायब ऊर्जा स्तरों के कारण कुछ गहरी रेखाएं हमें प्राप्त होती है जिसे हम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहा करते हैं। मनुष्य को पहचानने के लिए जिस तरह से मनुष्य की उंगलियों के निशान होते हैं, जिसे हम डीएनए फिंगरप्रिंट्स में प्रयोग करते हैं, उसी तरह से यह परमाणु का अवशोषण स्पेक्ट्रम है। इससे परमाणु को पहचानने में सहायता मिलती है। तो यह है अवशोषण स्पेक्ट्रम। यदि आप गहरी रेखाएं इस स्थिति में देखते हैं तो आप पता कर सकते हैं कि यह किस परमाणु की रेखाएं हैं, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि इस तरह के स्पेक्ट्रम से आप अज्ञात परमाणु के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस तरह के स्पेक्ट्रम जो है वह खगोल शास्त्रियों को ब्रह्मांड की जानकारी निकालने में मदद करते हैं कि ब्रह्मांड किन चीजों से, किन तत्वों से मिलकर बना है। जिस पदार्थ का हमें पता करना होता है उस पर प्रकाश डाला जाता है और कौन सी तरंगदैर्घ्य गायब हुई है, अवशोषित हुई है, उससे हमें पता चलता है। उससे खगोल शास्त्रियों को यह जानकारी मिलती है कि यह पदार्थ कौन सा है या किन तत्वों से मिलकर बना है। जैसे अवशोषण स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित तरंगदैर्घ्यों का पता चलता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम उन सारी तरंगदैर्घ्यों से बना होता है जो कि ऊर्जा स्तरों में नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। तो आप देखेंगे कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम व अवशोषण स्पेक्ट्रम में समान ऊर्जाएं मिलती हैं। तो किसी गैस में प्रकाश डालने की जगह अगर एक पात्र में आप किसी काल्पनिक गैस को रखिए और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए, जिससे इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाएंगे और वहां से जब निम्न ऊर्जा स्तर में लौटेंगे, जैसा कि नियोन लाइट्स में होता है। और अगर आप विज्ञान पढ़ रहे हैं तो आपने विसर्जन नलिका के बारे में पढ़ा होगा, उसमें भी यही समान प्रक्रम प्रयोग होता है। नियोन लाइट्स कुछ इस तरह से दिखाई देती है, आपने सिग्नल वगैरह पर देखा होगा। तो आगे हम समझते हैं, यह जो मान यहाँ पर लिखे हुए हैं ऊर्जा के, वास्तव में यह मान इस तरह से धनात्मक नहीं होते जबकि ऋणात्मक हुआ करते हैं। तो मैं इन्हें ऋणात्मक बनाने के लिए सब में से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा को घटा देता हूं ताकि यह
सारे ऊर्जा समान रूप से परिवर्तित हो जाए। यह हो जाएगा -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यह होगा -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बन जाएगा -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यह बन जाएगा -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सारी ऊर्जाओं के मान ऋणात्मक आ गए और ऋणात्मक मान इसलिए होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन नाभिक से आकर्षित है। नाभिक की ओर आकर्षण के कारण इसकी जो ऊर्जा है वो ऋणात्मक हुआ करती है। अब अगर आपके पास में इलेक्ट्रॉन तटस्थ अवस्था या मूल अवस्था में है और उसे आपको द्वितीय ऊर्जा स्तर में पहुंचाना है तो कितनी ऊर्जा का फोटोन देना पड़ेगा। तो हमने इसके लिए फॉर्मूला देखा था, सूत्र देखा था कि जो फोटोन की ऊर्जा रहेगी, अवशोषित फोटोन की ऊर्जा या उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा को हम किस तरह से निकालेंगे। उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा जो कि यहाँ पर -6 है और इसमें से हम घटा देंगे निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा जो कि -10 है। इसको सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह वही ऊर्जा है जो हमें पहले 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान लेकर के हमने समझा था। अब अगर आप देखें कि यह ऊर्जा जो है ये बढ़ती जा रही है और आगे एक ऊर्जा स्तर या एक ऊर्जा स्तर हम यहाँ पर मान लेते हैं 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसके आगे जो ऊर्जा होने लगेगी वो हो जाएगी धनात्मक। तो धनात्मक ऊर्जा अगर हो गई तो इसका अर्थ क्या होगा। जब धनात्मक ऊर्जा हो जाएगी इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वह परमाणु से बाहर निकल जाएगा, परमाणु से बाहर निकल जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल गया है अर्थात अब हमने आयन का निर्माण कर लिया है। इस प्रक्रम को हम आयनन कहा करते हैं।